आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? दिया है 1967, 1989, फिर दिया 1990, फिर दिया 1992। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1990। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने अंतरराज्य परिषद की स्थापना मई 1990 में की थी, जिसका दायित्व राज्यों एवं केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 263 है, इसमें अंतरराज्य परिषद के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? देखिए, किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? ए है न्यासिता का सिद्धांत, बी है पंचायती राज, सी है केंद्रीकरण का सिद्धांत और डी है अहिंसा का सिद्धांत। देखिए, किसका प्रतिपादन नहीं किया गया है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है केंद्रीकरण का सिद्धांत, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज तथा अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देश में उपबंध तथा उपार्जित धन का समुचित बंटवारा किस तरह से हो, इसके विषय में गांधी ने एक पुराने सिद्धांत का नवीन रूप से प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को संरक्षकता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन कहा जाता है। वे पंचायती राज का हिमायत करते थे तथा सत्य और अहिंसा उनके दो अस्त्र थे। गांधी जी केंद्रीकरण के विरोधी थे। नेक्स्ट है, सही कथन को चुने। तो इसमें देखना है कि 4 कथन दिए गए हैं A B C D, इसमें से हम लोग को सही कथन को चुनना है। ये है दिया है कि अवशेष शक्तियाँ, देखिए अवशेष शक्तियाँ भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित होती है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। फिर दिया कि अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियाँ होती है, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियाँ केंद्र में पास होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास होती है, ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास है। संसदीय शासन में राज्य सरकारें केंद्र पर अधिक निर्भर रहती है। संसदीय शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध होती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद जो 370 को स्थान दिया गया? देखिए, संविधान के 18वें भाग, संविधान के 19वें भाग, संविधान के 21वें भाग और संविधान के 22वें भाग। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान के 21वें भाग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 370 संविधान के 21वें भाग में रखा गया था, यह हटा दिया गया और अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जबकि जो 18 जो भाग है वो आपात से संबंधित है। देखिए, ये जो 370 है वर्तमान में इसको ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास के सही कालक्रम के क्रम की पहचान कीजिए। देखिए, ये है आनंदपुर शाही प्रस्ताव, फिर है राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग तथा पश्चिम बंगाल आयोग। देखिए, हम लोग सीधे पहले देखते हैं राजमन्नार समिति। देखिए, राजमन्नार जो समिति है वो हुआ था 1969 में। राजमन्नार जो समिति हुआ था ये कब हुआ था? 1969 में। फिर है आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो हुआ था, तो आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव हुआ था वो हुआ था 1973 में, 1973 में। और पश्चिम बंगाल ज्ञापन 1977 में। जो पश्चिम बंगाल है ये
1977 में हुआ था, और पूंछी आयोग जो हुआ था वो हुआ था 2007 में। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राजमन्नार समिति जो है वो सबसे पुराना है, ठीक है ना। उसके बाद आनंदपुर साहिब, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पूंछी आयोग। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय है? इसमें से देखिए कौन सांविधिक निकाय है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजभाषा आयोग, रेलवे बोर्ड और परमाणु ऊर्जा आयोग। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, सी और डी। ए, सी और डी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ए जो है ये सांविधिक निकाय है, सी जो है ये भी सांविधिक निकाय है, और परमाणु ऊर्जा जो है ये भी सांविधिक निकाय है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेलवे बोर्ड और परमाणु ऊर्जा आयोग सांविधिक निकाय है, जबकि राजभाषा आयोग जो है वो अन्य संवैधानिक आयाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है, परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है? योग्यता आधारित नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही या फिर अभिभावक नौकरशाही? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिभावक नौकरशाही। देखिए मार्क्स जो है वो नौकरशाही को स्तरों में वर्गीकृत करते हुए 4 प्रकार बताते हैं, जिसमें अभिभावक, जातिगत, संरक्षण और योग्यता आधारित नौकरशाही। देखिए जो लोक सेवकों को न्याय और सामाजिक कल्याण का अभिभावक माना जाता है। अभिभावक नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है, परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ये घोषणा की? तो वो कौन सा घोषणा है? मेरे लिए आचार, नैतिकता, धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ में बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो ये कथन जो है किनका है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने धर्म का अत्यधिक विस्तृत स्वरूप जो है ग्रहण किया था। वह नैतिकता और शुद्ध आचार विचार को ही सच्चा धर्म मानते हैं, और उन्होंने राजनीति में भी नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। उनकी दृष्टि में वह राजनीतिक हिंसक है जो जीवन के आधारभूत सत्यों को लेकर नहीं चलती। धर्म के इसी स्वरूप से मानव जीवन को गति मिलती है, अतः वह राजनीति के आध्यात्मिकरण एवं नैतिकता के पक्ष में थे। कौन थे? ये तो महात्मा गांधी थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से कुछ युग्म है जो सुमेलित नहीं है। करा देखिए चल कार्यक्रम दिया है, चल कार्यक्रम, रोलिंग प्लान, तो इसको राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ये चल सुमेलित नहीं है। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम, कांग्रेस सरकार, ये बिल्कुल सही है। संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग जो है एनडीए फर्स्ट, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यूपीए फर्स्ट में ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? देखिए जो सरकारिया आयोग जो बनाया गया था उसमें से जो सरकारिया आयोग है ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से। तो कौन है जो इसका सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया, जी.वी. रामकृष्ण, वी. शिवरमन और डॉक्टर S.R. सेन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जी.वी. रमन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी.वी. रमन जो हैं ये सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं थे। सरकारिया आयोग का गठन जो हुआ था वो जून 1983 में हुआ था और भारत सरकार द्वारा ये किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। इसके अन्य जो सदस्यों में बी. शिवरमन एवं डॉक्टर S.R. सेन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ
और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और प्रधानमंत्री कार्यालय PMO। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अर्थात A, B और C। A, B और C ये जो सूचना का अधिकार में शामिल नहीं किया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना का अधिकार में शामिल है। देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे रा बोला जाता है, और जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा मूलतः राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है। देखिए इसकी स्थापना जो है संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, बिल्कुल सही। फिर है कि यह एक सांविधिक निकाय है। क्या है? एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही हो जाएगा। फिर है यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है, ये भी सही हो जाएगा। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन A, B, C सब है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 की स्थापना जो है वो संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह आयोग सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया, तो ये भी सही है। और शासकीय गोपनीयता अधिनियम 2023 को भी निरस्त कर दिया गया, ये बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को गठित किया गया भी है, तो इसका ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सही नहीं है। देखिए भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसके तहत सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया, किंतु शासकीय गोपनीयता अधिनियम 2023 को निरस्त नहीं किया गया। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए जिन बातों का गुप्त रखना आवश्यक है उन्हें गुप्त ही रखा जाए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भाषा का विषय किस अनुसूची में निहित है? पहला, चौथा, सातवां, 12वां या फिर 8वां? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां, ऑप्शन E इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में इस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत में कॉलेजियम प्रणाली जुड़ी हुई है। भारत में जो कॉलेजियम प्रणाली जुड़ी हुई है कार्यपालिका से, विधायिका से, न्यायपालिका से और संघ राज्य संबंधों से, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यायपालिका से। भारत में जो कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका से जुड़ा है, यह प्रणाली जो है वो 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति व तबादले की सिफारिश करता है। नेक्स्ट है कि संसद में पार्टी व्हिप के ऑफिस का कहाँ से अपना जीवन बल प्राप्त करता है? तो कहाँ से जीवन बल प्राप्त करता है? भारत का संविधान, संसदीय विधियाँ, सभा के नियम, कार्यकारी निर्णय या फिर सम्मेलन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सम्मेलन, ऑप्शन E इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संसद में जो पार्टी व्हिप के ऑफिस का सम्मेलन से अपना जीवन बल प्राप्त करता है। अभिप्राय है कि संसद में किसी भी सांसदों को अपने शीर्ष नेताओं के दिए गए आदेशों का ही पालन करना होता है। वे शीर्ष नेताओं के आदेशों का अवज्ञा नहीं कर सकते। ऐसा आदेश सम्मेलन या किसी मीटिंग में शीर्ष नेताओं के द्वारा तय किया जाता है कि किसी विधेयक पर पार्टी का नज़रिया क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सम्मेलन, ऑप्शन E इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में
न्यायिक समीक्षा की शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है या फिर क्यों है? तो ये है न्यायपालिका को शक्ति देने के लिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं। विधायिका को सशक्त करने के लिए, ये भी नहीं। शासनात्मक सत्ता की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकारों को निष्फल करने के लिए, बिल्कुल नहीं। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता की इस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की सख्त की जरूरत होती है। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहुत ही जरूरी है। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य होता है कि न्यायालय उस शक्ति से है कि जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। अर्थात मूल ढांचे का मतलब हुआ संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है या फिर नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है? राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो यहाँ पे जो दिया है कि किसी राज्य का नाम बदलने या किसी राज्य के मौजूदा राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, तो नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन और राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन निर्धारित करने के लिए, नहीं। एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने और राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को पारित करने के लिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के कार्यों का निर्धारण करने के लिए, बिल्कुल नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का निर्धारण करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में जो कि 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इसमें से जो अनुच्छेद 249 है, इसमें से 249 जो है और 312 अनुच्छेद 349 में यह प्रावधान है कि किया गया कि राज्य सूची के किसी ऐसे विषय को जो राज्यसभा के जानकारी में राष्ट्रीय महत्व का हो, राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद की प्राप्ति हो जाता है। इसी तरह अनुच्छेद 312 नवीन अखिल भारतीय सेवा के गठन के संबंध में राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? कौन सी संस्था जो है प्राधिकृत कर सकती है? राजनीतिक परिषद, कार्यकारी परिषद, विधान परिषद, भारत के राष्ट्रपति या फिर सेना प्रमुख? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यकारी परिषद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्यकारी परिषद। देखिए, भारत के परमाणु हथियार प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को मंत्रिपरिषद संस्था जो है प्राधिकृत कर सकती है। भारत सरकार द्वारा 1999 में भारतीय परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? देखिए, जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल की जो क्षमा शक्तियां हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? दिया है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते, जबकि राज्यपाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। दिया है, राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कोर्ट मार्शल तो दिए गए क्षमा कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं, नहीं राष्ट्रपति को करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। देखिए, मृत्यु दंडादेश को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। सेना न्यायालय के दंडादेश को छोड़ करके एवं मृत्यु दंड को क्षमा करने के अलावा राज्यपाल को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त है जो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार, देखिए भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के अंतर्राष्ट्रीय
संधियों को लागू करने के संबंध में संसद के लिए सच है। तो क्या है, किसी भी राज्य की सहमति के बिना, ठीक है, सभी राज्यों की सहमति के बिना, संबंधित राज्यों की सहमति के साथ या राज्यों के बहुमत की सहमति के साथ या फिर गृह मंत्री के विशेषाधिकार द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी राज्य की सहमति के बिना ये सब कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 253 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए संसद जो है संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी हिस्से के संबंध में कानून बना सकती है, और ऐसा करने के लिए उसे किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस धारा के माध्यम से सामान्य आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जा सकती है। देखिए यहाँ पे धारा नहीं बल्कि इसको आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद बोला जाता है। तो घोषणा की जा सकती है, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 356, 365, 360, 362, 352। तो इसका उत्तर हो जाएगा 352, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के संबंध में प्रावधान है, इसमें क्या है, वित्तीय आपात के प्रावधान है। और 356 में अंतर्गत राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति शासन होंगे, इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन है। तो इसका ऑप्शन ई ही इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, मौलिक अधिकारों के संरक्षण, संविधान में उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, दो राज्यों के मध्य विवाद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मौलिक अधिकारों के संरक्षण में जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो कौन सा प्रावधान इसमें, मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 226 है, 226 में उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद जो 32 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय, इसमें उच्च न्यायालय और इसमें सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर भी रिट जारी कर सकता है जो मूल अधिकार के भाग नहीं है। नेक्स्ट, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है, दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया का तात्पर्य उस शक्ति से है वह अपने ही निर्णय की समीक्षा करता है। फिर दिया कि वह देश की न्यायपालिका की कार्यविधि की समीक्षा करता है। फिर दिया कि वह विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून की संवैधानिकता की वैधता का परीक्षण करता है। ठीक है, और वह संविधान की नियतकालीन समीक्षा का कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षण करता है। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का आधार मेनका गांधी विवाद में प्रतिपादित विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत है, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल यानी कि विधायिका द्वारा निर्मित कानून को वैधानिकता का परीक्षण करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।